सो हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ग्रेविटेशन। ये क्लास 9 की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन क्या होता है। तो जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन में बेसिकली हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। मतलब जब भी कोई बॉडी अगर हवा में उछाली जाए तो वो वापस अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है, कौन कौन से फोर्स इस पे एक्ट करते हैं, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी इस चैप्टर में ग्रेविटेशन की बात होगी तो यहाँ पर दो वर्ड्स होते हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सो एक वर्ड होता है हमारा ग्रेविटेशन, ठीक है। यहाँ पे मार्कर बदल लेते हैं हम। देखो, एक वर्ड होता है हमारा ग्रेविटेशन, ठीक है। एक वर्ड तो हमारा ये है ग्रेविटेशन, और दूसरा वर्ड है हमारे पास, दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पर, ग्रेविटी, ठीक है। दो वर्ड है हमारे पास, एक तो ग्रेविटेशन है और एक ग्रेविटी है। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स में जब किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन जब एक प्लेनेट और एक बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। जैसे लेट्स से ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर क्या है, यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है। यहाँ पे इस सैटेलाइट में आप हो, ठीक है। तो आपके और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी, क्योंकि ये प्लेनेट और एक ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन जब यूनिवर्स में किसी दो बॉडीज के बीच में हम बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। जैसे एक ये है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, तो इन दोनों पर्सन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन। तो जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, और जब बॉडी और प्लेनेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इसको समझेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो पहला पॉइंट तो हमने क्लियर किया, क्या, ग्रेविटेशन। दूसरा पॉइंट हमने क्लियर किया, ग्रेविटी। अब हम तीसरे पॉइंट को समझेंगे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। देखो ये एक अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। अब हमने अर्थ से क्या किया, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, या फिर ऐसे समझो यहाँ पर क्या है, एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ फेंका। इस सैटेलाइट से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ फेंका है। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा ना, अर्थ की तरफ आएगा, तो उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन उसमें आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम फिट में बोलते हैं 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसका इंडिपेंडेंट होता है, ये मास से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब किसी बॉडी के मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेट्स से दो बॉडीज हैं, एक है एलिफेंट और एक है हमारे पास कैट, ठीक है। दो एनिमल है हमारे पास, एक है एलिफेंट और एक है कैट। दोनों को अगर हम इस अर्थ की तरफ फेंकते हैं किसी बिल्डिंग से, ठीक है, किसी बिल्डिंग के टेरिस से अगर हम दोनों एलिफेंट और कैट को अर्थ पे फेंकते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो दोनों का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। तो मास से इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटी। सेकंड, साइज और शेप से, ठीक है, डिपेंड नहीं करता है वो बॉडी किस साइज की है और किस शेप की है, उस पर एक्सेलरेशन क्या लगेगा, सेम लगेगा। अब मान लो एक बॉडी है वो रेक्टेंगल शेप की है और एक बॉडी सर्कुलर शेप की है, दोनों को अगर हम फेंकते हैं तो दोनों पे बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। क्लियर हुआ। सो फर्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ प्लेनेट एंड अ बॉडी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है,
कि अगर हम किसी बॉडी को किसी हाइट से अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो जिस भी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझते हैं। एक यहाँ पर टर्म यूज होती है फ्री फॉल। यहाँ पे क्या टर्म यूज होती है? फ्री फॉल एक टर्म यूज होती है, फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्या होता है? देखो, फ्री फॉल समझते हैं। अगर किसी बॉडी को हम, ठीक है, अगर किसी बॉडी को हम किसी बिल्डिंग से, ठीक है, लेट से ये एक बिल्डिंग है, अगर हम इस बिल्डिंग से किसी एक बॉल को इस तरह से फेंकते हैं तो ये बॉल जब नीचे आएगी ना तो सिर्फ इस पे एक ही फोर्स लगेगा और वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर ये नीचे आएगी तो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। बट अगर इसे हम एक धागे से बांधते हैं और फिर हम इसे नीचे भेज रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो वो फ्री फॉल का केस नहीं होता। फ्री फॉल क्या होता है कि हम सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, हमने उसके टेरेस पे गए और वहां से हमने जंप कर दी नीचे, तो अब हम पे कोई और फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हम नीचे आ रहे हैं, तो उस केस को बोलते हैं हम फ्री फॉल। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक फ्री फॉल क्लियर हो गया होगा। अब देखो, सेकंड टर्म है हमारे पास फ्री फॉल के बाद वेट। वेट क्या होता है? तो वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स के साथ बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। लेट्स से जैसे हमने इस बॉल की बात की, तो जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो इसका मास कितना है? इस बॉल का मास है m और इस पे ग्रेविटी लग रही है g, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है? ग्रेविटी के बराबर। तो ये जो फोर्स है यही हमारा क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, इसलिए तो हमने बोला कि वेट क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स with which a body is attracted towards the center of the earth। तो जिस फोर्स के साथ बॉडी अर्थ की तरफ आएगी उसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट। और फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो मास तो आ गया m और एक्सेलरेशन यहाँ पे लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। सो आई थिंक ये जो टर्म्स है यहाँ पे, चार टर्म्स, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और हमारा वेट और फ्री फॉल क्या होता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत इजी टर्म्स है, बहुत सिंपल। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमारे पास एक नई टर्म हमें देखने के लिए मिलेगी। यहां पर हमें एक नई टर्म देखने के लिए मिलेगी जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, न्यूटन्स ने क्या बोला? न्यूटन्स ने कहा, ग्रेविटेशन के ऊपर एक लॉ दिया। न्यूटन्स ने कहा कि यूनिवर्स में जो हर एक बॉडी है वो हर एक दूसरी बॉडी को, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज जो है उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ये यूनिवर्स है और यहाँ पर दो बॉडीज हैं। एक बॉडी का मास है m1 और इस बॉडी का मास है m2। तो इन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट न्यूटन ने क्या बोला। अब ये डेफिनेशन पे मत जाना, देखो ये तो बुकिश लैंग्वेज है, हम इसे बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं वही वहां पे लिखा हुआ है। न्यूटन्स ने कहा कि दो बॉडीज जो होती हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और कोई भी दो बॉडीज ले लो, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के साथ, जिस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल बनाता हूँ। एक बॉडी है m1 और एक बॉडी है यहाँ पर m2। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, क्या बोला मैंने कि यूनिवर्स में जो कोई भी दो बॉडीज हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा f इज डायरेक्टली टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो होता है कैपिटल G। अब कैपिटल G यहाँ पर एक नई टर्म है। अब यहाँ पर कैपिटल G क्या होता है? तो कैपिटल G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इनफैक्ट इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो इसकी ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आई है। तो जैसे एफ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दो बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के और अपॉन सेपरेशन के स्क्वायर के। तो यहां से अगर हम G की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 के बराबर। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रखते हैं तो यहाँ से हम G की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और आर की यूनिट होती है मीटर, तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और मास की यूनिट होती है केजी। अब यहाँ पे दो मास है तो ये हो जाएगा केजी स्क्वायर, तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है जी की वो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत इजी है। और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि G इज इक्वल्स टू, देखो अगर हम R को 1 ले लेते हैं, देखो समझना, अगर हम R को 1 ले लेते हैं और M1 और M2 की वैल्यू भी हम 1 ले लेते हैं, तो G किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम G को डिफाइन कर सकते हैं कि G इज डिफाइंड, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास, यूनिट का मतलब होता है 1, तो ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, अगर दो बॉडीज जिनका मास 1 kg है, उनको अगर हम 1 मीटर से सेपरेट करते हैं, तब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो G के ही बराबर होता है। तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं G को। ठीक है, बहुत इजी है G को डिफाइन करना। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट देखते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, फ्री फॉल के बारे में पढ़ा, वेट के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा कि यूनिवर्स में जो दो बॉडीज होती हैं, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन वर्ड बोलना ज्यादा बेटर रहता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से हमें एक नई टर्म देखने के लिए मिली, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और जो ये यूनिवर्सल वर्ड यूज हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो हर एक पेयर ऑफ बॉडीज के लिए कांस्टेंट होती है। चाहे कोई दो बड़ी बॉडीज लो, दो छोटी बॉडीज लो, एक बड़ी एक छोटी बॉडीज लो, तो उसके लिए जो G की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहने वाली है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो G होता है ना, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, और अगर दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तीसरी बॉडी के आने से अफेक्ट नहीं होता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो थर्ड बॉडी की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, 0 होता है, अर्थ के सेंटर पे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखो बहुत ही इजी टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, आप समझते हैं इसको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे G की कितनी वैल्यू होती है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक अर्थ बना लेते हैं इस तरह से। ये हमने एक अर्थ बना ली, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है O। अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, और ये बॉडी मान लो तुम खुद हो। ठीक है, और अर्थ का मास है कैपिटल M और तुम्हारा मास है स्मॉल m। अब जब तुम अर्थ के सरफेस पे हो तो तुम्हारा वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। और जो ये पूरी डिस्टेंस है ना तुम्हारे और अर्थ के सेंटर के बीच में, वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कैपिटल R के बराबर, क्योंकि वही डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी अर्थ की। ठीक है, आप ये जो स्मॉल m वाली बॉडी है और ये कैपिटल M अर्थ का सेंटर है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R, क्योंकि वो रेडियस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल g की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है,
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ध्यान रखना, जीएफए का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, ये कितना होगा, देखो ये बराबर होता है F इज इक्वल्स टू जी। अब M1 की जगह आ जाएगा कैपिटल M और M2 की जगह आ जाएगा स्मॉल m, क्योंकि अभी जस्ट हमने ये प्रूफ किया। अब आप लोग सोच रहे हो कहां से आया, क्योंकि अभी हमने ये प्रूफ किया था ना कि दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर M1 M2 ना लेके कैपिटल M और स्मॉल m हमने ले लिया है। अब देखो, सिंस हमें पता है कि जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, हम पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, M इंटू जी के बराबर लग रहा है, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो वेट के बराबर लगता है। फोर्स किसके बराबर लग रहा है, वेट के बराबर, और वेट कितना है, mg। तो फोर्स की जगह हम लिखेंगे mg, तो यह जाएगा mg इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर r क्या लेंगे, इस स्मॉल r का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो यह आ गया कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पे स्मॉल r लिखा, यहाँ पे कैपिटल R आ गया, क्योंकि स्मॉल r का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और यहाँ पर जो दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, ठीक है। जहां पर हम h मानेंगे वहां पे h लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो g की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं और कि हमें आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ। देखो ये तो बहुत इजी है, ये तो मैंने समझाया आपको, बट आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पर चीजें क्या समझनी है। g की जो वैल्यू है ना, g की जो वैल्यू है वो स्मॉल m पे डिपेंड नहीं कर रही है। g के फॉर्मूले में, स्मॉल g के फॉर्मूले में कहीं पे भी स्मॉल m नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी का मास है, मास ऑफ बॉडी पे g डिपेंड ही नहीं करता है। जी तो सिर्फ प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है, कैपिटल एम पे, ठीक है, कि कौन सा प्लेनेट है, और उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। जी दो ही चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जी डायरेक्टली है एम के मतलब मास ऑफ प्लेनेट, और जी इनवर्सली है आर स्क्वायर के मतलब रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो जी तो प्लेनेट पे डिपेंड कर रहा है, वो जो बॉडी है उस पर तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी, चाहे उनका मास कितना ही डिफरेंट हो। इसीलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, अगर हम एक कैट लेते हैं और एक एलिफेंट लेते हैं, दोनों को कहीं से अगर हम ड्रॉप करते हैं तो अर्थ जो है ना, दोनों पे बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाएगी, क्योंकि जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये चीज समझनी है। अब देखो इतने पे ही नहीं हम रुकेंगे, हम क्या करते हैं, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो जी की वैल्यू हमें पता है, जी की जो वैल्यू होती है वो हमको मालूम है, ठीक है। कितनी होती है जी की वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है। और यही अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। एक्चुअली में 6.37 होती है, बट मैंने राउंड ऑफ में 6.4 ले ली, इतने मीटर। तो अगर हम इन सब वैल्यूज को पुट करें तो जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रटनी नहीं है कि ये 9.8 होती है, ये ध्यान भी रखना है कैसे आई है, ठीक है। 9.8 कैसे आती है समझ में आया, इस तरह आ जाती है। और हमेशा ध्यान रखना एक और फॉर्मूला, अर्थ की जो डेंसिटी होती है, अर्थ की जो डेंसिटी है वो ध्यान रखना है 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है। अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है, ये ध्यान रखना है। मतलब वाटर की डेंसिटी का 5.5 टाइम्स होती है अर्थ की डेंसिटी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे साइंस ओलंपियाड में पूछा जा चुका है कि जो डेंसिटी होती है अर्थ की वो वाटर की डेंसिटी का कितना टाइम्स होती है, तो कितना टाइम्स होती है, 5.5 टाइम्स होती है, ठीक है। देखो भले ही ये मैराथन सेशन है, मैराथन लेक्चर है, हम कंप्लीट चैप्टर कर रहे हैं एक ही वीडियो में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से समेट लें इसको, ठीक है। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके पकड़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएं, क्योंकि देखो मेन गोल ये नहीं है कि कम टाइम में चैप्टर को कवर करना है, मेन गोल ये है कि मिनिमम टाइम में चैप्टर को कवर करना है और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। तो
हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है, सिर्फ टाइम को नहीं बचाएंगे, हम कॉन्सेप्ट्स को भी सोचेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी एक अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएं। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में दो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, तीन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन पढ़ी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो हमने तब पढ़ी जब हम एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, क्योंकि देखो ग्रेविटी कहाँ लगती है, वर्टिकली लगती है, हॉरिजॉन्टली थोड़ा ना ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी तो वर्टिकली लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वर्टिकल मोशन में सब चीज सेम रहेगी, बट ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं कि जब हम एक तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस जी के बराबर होता है, क्योंकि जी तो नीचे की तरफ लगता है और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ए की वैल्यू हो जाती है माइनस जी के, और जो डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं एच से, ये ध्यान रखना है। और जब हम नीचे आते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी बन जाता है, और डिस्टेंस तो हम है ही हमारा एच। तो देखो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएंगी, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखो प्लस का साइन यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रहे हैं, और टुवर्ड्स ग्रेविटी में a की वैल्यू प्लस जी होती है, लेकिन जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो a की वैल्यू क्या होती है, माइनस जी होती है। सो ये देखो ये हमने टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी किया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ पे साइन चेंज करना बच्चे भूल जाते हैं, और जब वो सॉल्यूशन में देखते हैं साइन चेंज हो रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइन क्यों चेंज किया है। ओके, सो आई थिंक इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मास और वेट। देखो इस चैप्टर में बच्चे जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो मास और वेट में कंफ्यूज होते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। अगर कोई पूछता है आपका वेट कितना है तो आप बोलोगे 50 kg 60 kg जितना भी होगा, लेकिन अगर कोई पूछता है मास कितना है तब भी आप बोलते हो 50 kg है 60 kg है। तो देखो मास और वेट में क्या अंतर होता है। देखो जब हम वेट लिखते हैं ना तो वेट बराबर होता है mg के, मतलब जो वेट है वो बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी के, जी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। मतलब मास में जब हम ग्रेविटी की मल्टीप्लाई करते हैं तब वो वेट बनता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा वेट 60 kg है तो इसका मतलब ये है कि 60 kg इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी 9.8 को हम अप्रोक्सीमेट 10 लिख देते हैं। तो मास कितना आ जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा मेरा 6 kg। तो ध्यान रखना है मास जो होता है, मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है उसका वो। और वेट होता है कि वो जो मास है वो किस फोर्स के साथ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास की सिर्फ एक वैल्यू होती है 5 kg 6 kg 10 kg, लेकिन इसके कोई डायरेक्शन नहीं होती। और लेकिन जो वेट होता है ना, वेट की डायरेक्शन होती है, कि वेट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट की जो डायरेक्शन है वो अर्थ की तरफ है, तो इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है, केजी या फिर ग्राम, लेकिन जो वेट है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स है। वेट क्या एक तरह का फोर्स है, अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन। मास जो होता है वो किसी भी बॉडी का कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखो अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, भले ही वो 0.01 हो, बट कभी जीरो नहीं होगा, है ना। अब वो बहुत कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, कैन नेवर बी जीरो। बट वेट जो है वो जीरो हो सकता है। अब मान लो किसी बॉडी का मास है 10 kg
बॉडी का मास कितना है 10 kg। अब लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट भी तो जीरो हो जाएगा। तो वेट तो जी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अगर जी जीरो हो सकता है तो वेट भी जीरो हो सकता है। तो ध्यान रखना है मास कभी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, मास डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन लोकेशन। देखो अगर हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ी देर में हम मून पे चले जाएं, ठीक है, फिर हम जुपिटर पे चले जाएं, तो हमारा मास तो चेंज नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं है हमारी हाइट छोटी हो जाएगी, हम मोटे हो जाएंगे या हम पतले हो जाएंगे, हमारा मास सेम रहेगा, लेकिन हमारा वेट कंटिन्यूसली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेट जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटी मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करती है। तो अगर प्लेनेट बदलते हैं, ठीक है, तो वेट भी चेंज हो जाएगा। और प्लेनेट अगर ना भी बदले ना, अपने ही प्लेनेट पे अगर हम दो जगह ले लेते हैं, एक इक्वेटर और एक पोल, तो पोल और इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो दोनों जगह पे वेट भी अलग अलग आएगा। तो अगर आप एक बार पोल पे जाते हैं और वहां पे अपना वेट मेजर करते हैं, और एक बार इक्वेटर पे मेजर करते हैं, तो दोनों जगह वेट में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। मास जो होता है वो ऑर्डिनरी वेइंग स्केल से मेजर किया जाता है, लेकिन वेट जो होता है वो एक स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। तो बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है। तो जो मेन पॉइंट्स है मास और वेट के, आई थिंक वो क्लियर हो गए होंगे। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। मास बहुत वेरी करता है, वेट वेरी सॉरी मास वेरी नहीं करता है, और वेट बहुत वेरी करता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जी। देखो नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। काफी बच्चों को टॉपिक समझने में तो प्रॉब्लम होती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो हम उस टॉपिक को थोड़ा सा इजी बना देते हैं। ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो आपके आसपास का वो स्पेस जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब लेट्स से ये है अर्थ, ये क्या है, यहां पर अर्थ है। अब हमको पता है अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक स्पेस है जहां पर अर्थ की ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। मतलब इस स्पेस में अगर हम चले जाएं तो हम अर्थ की तरफ वापस आ जाएंगे, लेकिन जब हम इस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाते हैं तो हम कभी अर्थ पे वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ अब हमें अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही है, हम अर्थ की पहुंच से बाहर जा चुके हैं। ठीक है, तो हम एक सैटेलाइट की तरह घूमते रहेंगे, हमारी बॉडी जो है वो घूमती रहेगी स्पेस में। तो बॉडी के आसपास का वो स्पेस जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमारे आसपास वो जगह जहां पे हम क्रिकेट खेलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिकेट फील्ड, है ना। जहां पे फुटबॉल खेलते हैं उसको बोलते हैं फुटबॉल फील्ड। इस तरह से जहां पे बैडमिंटन खेलते हैं बैडमिंटन का कोर्ट बन जाता है। ऐसे ही जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। अब अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में अगर मैं एक यूनिट मास को, यूनिट मास का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसका मास है 1 kg। ठीक है, यूनिट मास का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जिसका मास क्या है 1 kg। अगर मैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक 1 kg बॉडी को रख देता हूं, तो उस 1 kg बॉडी पे जितना भी फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है मास ऑफ बॉडी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और मास की होती है केजी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर केजी। देखो एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं इसको पूरा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? तो बॉडी के आसपास का वो स्पेस जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कि कोई भी यूनिट मास क्या होता है? जिसका वेट कितना होता है, जिसका मास कितना होता है 1 kg। यूनिट का मतलब होता है 1। तो वो 1 kg मास जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका एक और नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ध्यान रखना है। चलो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब फोर्स किसके बराबर होता है? लेट्स से यहां पर एक बॉडी है, एक यूनिट मास की बॉडी है, इसका मास है स्मॉल एम और अर्थ का मास है कैपिटल एम। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में इसको रख रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। और अपॉन में क्या लिखते हैं? एम, क्योंकि ये तो हमने एफ की वैल्यू लिखी, अपॉन में एम भी तो है, तो इस एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा Gm/r²। ठीक है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी बॉडी के मास से अफेक्ट नहीं होती है, इसीलिए हर एक प्लेनेट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की क्या होती है। देखो बच्चों, इसके अलावा एक और टॉपिक हम देखते हैं इसमें, वो टॉपिक है अर्थ और मून के बारे में। ठीक है, वो टॉपिक किस बारे में, अर्थ और मून के बारे में, तो उसको भी एक बार हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसमें भी मतलब चैप्टर में हमारा एम यही रहेगा कि चैप्टर में कुछ छूटना नहीं चाहिए, चैप्टर में कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास अर्थ और ये है हमारे पास मून। ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है। देखो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है ना वो g होती है, और इस g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो ग्रेविटी होती है मून की वो बराबर होती है अर्थ की ग्रेविटी का 1/6। मतलब अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 का मतलब है 9.8 का 1/6। ठीक है, ये होती है हमारी मून की ग्रेविटी। तो वेट जो होता है ना, वेट वो बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो मास अगर कांस्टेंट है, मान लो आप लोग हो या मैं हूं, मैं अपना वेट अर्थ पे चेक करता हूं, तो अर्थ पे मेरा वेट आया है 60 kg, 60 kg आया है। क्यों? क्योंकि मेरा मास था 6 और ग्रेविटी थी 9.8, 9.8 को राउंड ऑफ में हम 10 ले लेते हैं, तो ये 6 10 जा 60 kg आ गया। अब मैं चला गया मून पे, अब मैं कहाँ चला गया, मून पे चला गया। अब मास तो मेरा वही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं मैं पतला हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा, लंबा हो जाऊंगा, है ना। मास तो मेरा वही रहेगा 6, बट ग्रेविटी की जगह अब मेरी ग्रेविटी 1/6 हो गई, तो अब मेरा वेट कितना हो जाएगा, अब मेरा वेट हो जाएगा 10 kg। तो देखो मास तो मेरा वही है, बॉडी तो मेरी वही है, लेकिन अर्थ पे मेरा वेट 60 kg आ रहा है और मून पे मेरा वेट 10 kg आ रहा है। तो इसका रीजन, ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है स्कूल में, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन ये है कि अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है वो अगर g है, तो मून पे जो ग्रेविटी होगी वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। तो इसीलिए जो मून पे वेट होता है किसी पर्सन का वो भी 1/6 हो जाता है, कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है अर्थ और मून के मास के बारे में। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ग्रेविटेशन में जो जो कॉन्सेप्ट्स थे हमने सारे कवर किए। ठीक है, हमने ग्रेविटेशन क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, हमने ग्रेविटी के बारे में जाना, ग्रेविटी क्या होती है, हमने वेट के बारे में जाना। ठीक है, हमने फ्री फॉल के बारे में पढ़ा, फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, हमने ये पढ़ा। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, क्लियर है, मास और वेट में डिफरेंस देखा है। इसके अलावा हमने अर्थ और मून का कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। सो आई थिंक जितने टॉपिक्स मेन टॉपिक्स थे ग्रेविटेशन में, हमने कोशिश की है कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन चैप्टर के प्रोवाइड किए जाएं। सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हर वेराइटी के अगर न्यूमेरिकल कराने हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल समझाने में, सॉल्व कराने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो उस वजह से वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती, बट फिर इसका जो गोल था इस वीडियो को बनाने का वो इरेज हो जाता। तो गोल सिंपल सा है। ठीक है, कम टाइम, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स के साथ मिनिमम टाइम में, जितने टाइम में वीडियो बन सकती थी, हमने कोशिश की आपके सामने वीडियो प्रेजेंट की जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और आपको साइंस और मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स आते हैं वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आए। थैंक यू।